हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, जिसमें आपको शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना बताएंगे। इसके साथ ही इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा। चलिए फिर सभी लोग जुड़ जाए, जल्दी जल्दी वीडियो शुरू किया जाए। सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए आज का पहला प्रश्न वाइज कर दिया है कि आपको समझने में आसानी होगी। अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर का उत्तर आपको देंगे। आपको एक शब्द एक लाइन में उत्तर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं उत्तर आपको समझ में आएगा इस तरह से ज़्यादा। चलिए फिर सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक साथ या एक प्रयत्न में किया जा सके उसको अक्षर कहते हैं। जैसे इसका पहले आपको वर्ण बताए थे, वैसे ही अक्षर होता है। एक प्रयत्न या एक सांस में जिसको बोल देते हैं उसको अक्षर कहते हैं। जैसे क, एक मिनट लिख के देखिए। क एक शब्द में बोल दिए, एक सांस में बोल दिए, एक प्रयत्न में बोल दिए, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। इसको अक्षर कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। शब्द। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या कह रहा है परिभाषा इसका। या फिर निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक ऐसा सब वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसको शब्द कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे राम, राम लिखना हो तो राम एक शब्द है। इसको पढ़ने के बाद हाँ एक ख्याल आता है कि हाँ किसी लड़के का नाम है, कि हाँ राम एक लड़का है या फिर कौन है। जैसे नाम रख दिया इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, तो एक शब्दों का समूह है। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि हाँ राम किसे कहते हैं, बनारस किसे कहा जाता है, दिल्ली किसे कहा जाता है, इसलिए इसका निश्चित एक अर्थ निकल रहा है, तो इसको शब्द कहेंगे। एक इसका निश्चित अर्थ निकले, जिस वर्णों के समूह का एक निश्चित अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आए तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो ऋण शब्द देख लीजिए किसे कहते हैं। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते समय हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज़ आ जाती है, जिस पर हम बैठा जा सके। जिस अगर मान लीजिए कोई शब्द है कुर्सी, अगर नाम लिया जाए आपके सामने कि हाँ कुर्सी कोई शब्द है, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्सी किसे कहा जाता है। उसके चार पांव होते हैं, बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको। तो एक अर्थ जिसका विशेष या विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। एक शब्द मतलब कुर्सी एक विशेष शब्द है, उसे किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया जाए, इसका मतलब यही है। जो शब्द एक अर्थ है विशेष या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता हो। एक शब्द कोई ऐसा शब्द बनाओ जो किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हिमालय बोल दिए तो हिमालय ही होगा, उसके अलावा कुछ और दिमाग में नहीं आना चाहिए। चारपाई बोल दिए चारपाई ही होगा। कुर्सी बोल दिए कुर्सी, मेज बोल दिए मेज। ये अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, लेकिन रूढ़ शब्द वही कहे जा सकते हैं जिनके मतलब बोलने के बाद से वो उसका एक ध्यान आ जाए कि हाँ यही शब्द है, यही चीज़ है, यही वस्तु है, उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। उसको अलग नहीं किया जा सकेगा। कुर्सी का कु अलग कर दे, अरसी अलग कर दे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है जिसके अलग न किया जा सके और बोलने के बाद एक शब्द अर्थ निकले उसका। उम्मीद करते हैं रूढ़ शब्द समझ में आ गया कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका मतलब डिवाइड ना कर सके। ऐसा शब्द जिसका डिवाइड न कर सके, एक निश्चित अर्थ उसका प्रकट हो, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए यौगिक शब्द देख लेते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द देख लीजिए किसे कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम और आल। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, जहाँ पे बर्फ़ों का घर हो। या फिर देख ले प्रधानमंत्री, मतलब मुख्य जो मंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे भी और शब्द आप देख सकते हैं, जैसे जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। इस तरह के शब्द जो हैं उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है और किसी एक का बोध करता हो, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। योग ऋण शब्द देख लीजिए किसे कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
उदाहरण के लिए चारपाई, देखिए अभी बोला चारपाई एक योग ऋण शब्द हो गया, मतलब चार, मतलब उसके चार पाँव हो, इसलिए चार पाए है जिसके, अर्थात यहाँ पे चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय कुर्सी आदि से। तो उम्मीद करते हैं आपको सटीक लाइन लिखा गया है। अगर ऐसे बोलने से ना समझ एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर समझ में आ जाए। अगर कोई परेशानी रहती है तो आप हमें एक बार व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ भी हो गया है, इसको योग ऋण कहते हैं। मतलब ऐसा देख लीजिए, फिर योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, लेकिन मिलने पर एक किसी तीसरे शब्द का बोध कराए, उसको योग ऋण शब्द कहते हैं। एक लाइन में आप सटीक परिभाषा देख ले कि दो शब्दों से मिलकर बना हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, लेकिन मिलने के बाद, मतलब उन लोगों का योग हो जाने के बाद एक तीसरे शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समास ऋण शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्दों में कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, इसी प्रकार पीताम्बर, नीलकंठ भी वैसे ही, खड़ानंद, पंचानंद आदि शब्द समास ऋण शब्द है। मतलब कोई ऐसा शब्द जो दो समासिक शब्द हों, जिसके अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उनके मिलने के बाद एक और शब्द बन गया हो, जैसे दशानन। अब दशानंद किसी और के लिए बोध नहीं करा सकता, दशानंद बस रावण के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? शब्द तत्सम शब्द देख लीजिए, संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर कोई शब्द हो जो संस्कृत में भी वैसे ही बोला जाता है, हिंदी में भी वैसे ही बोला जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। उसी प्रकार तद्भव शब्द देख लिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से आए शब्द से उत्पन्न होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से आए शब्द होते हैं उन्हें तद्भव का शब्द कहते हैं, जिनका अर्थ हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया है। जैसे काम, बरस, माँ, ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ हिंदी के अनुरूप ढाल दिया गया है। जैसे माता, मातृ, उसको माँ बोल देते हैं। काम, कार्य जो होता है उसको काम बोल देते हैं हिंदी में। ये तद्भव शब्द हैं, अर्थात ये संस्कृत से उत्पन्न हुए होते हैं। इसी प्रकार आगत या विदेशी शब्द देख लीजिए किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। ये दूसरी भाषा का शब्द है और इन्हें हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। कुछ तो ज्यों का त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी के प्रकृति का अनुरूप ढाल दिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। देख लीजिए एक बार, शब्दों से आपको शायद समझ में आ जाए कि किस प्रकार के शब्द आगत या फिर विदेशी शब्द होते हैं, कैसे शब्द जो योग ऋण होते हैं, कैसे तद्भव होते हैं, कैसे तत्सम होते हैं। एक बार इसका पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा। जो ना समझ में एक बार कमेंट करके आप पूछिए, उम्मीद करते हैं फिर बता देंगे। देसी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में आए क्षेत्रीय शब्दों को देसी शब्द कहते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, चारपाई को लोग खाट कई भाषा में बोलते हैं, कई जगह पे क्षेत्रीय भाषा होते हैं खाट, कहीं पे खटिया होता है, ढूंढना होता है, कहीं खोजना होता है, कहीं पाना होता है। ये सब देसी शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया, दो भाषाओं के मिश्रण से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अंग्रेजी शब्द है, उसमें रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। जांचकर्ता, जांच हिंदी है, कर्ता संस्कृत शब्द है। उम्मीद करते हैं संकर शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, टॉपिक क्या है? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको बताया उपयुक्त 8 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। कौन कौन? तो पता ही होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया संबंध बोधक, विस्मय बोधक। इसे आगे हम पढ़ेंगे जैसा कि अभी आपको बताए हैं। चलिए उपसर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ऊपर जो परिभाषाएं बताए गए वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर नहीं बनेंगे, लेकिन उपसर्ग से आपको जरूर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय या फिर पराभूत। उपसर्ग के कार्य देख लीजिए क्या क्या होता है। अभी आगे जब आपको इसी से रिलेटेड जब प्रश्न बताए जाएंगे तो उम्मीद करते हैं सारे आपके परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। जितनी भी आपको कोई परेशानी हो रही है वो सब
एक बार प्रश्न देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती है तो हम तो आएंगे फिर दोबारा सॉल्व करने के लिए। चलिए देख लेते हैं फिर। शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते। उपसर्ग शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। और तीसरा क्या है, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। उपसर्ग के ये 3 कार्य महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ये उपसर्ग के कार्य उम्मीद करते हैं समझ में आएगा उपसर्ग का क्या मतलब होता है, क्यों उपसर्ग बनाया गया, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं उपसर्गों की संख्या। हिंदी में 10 उपसर्ग पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। कौन कौन से उपसर्ग हैं देख लीजिए। अ, जिसका अर्थ होता है अन या फिर रोकना या फिर मना करना। अध मतलब आधे या फिर अपूर्ण। उन एक उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है एक काम। अव एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है मना करना। दु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है हीन या फिर बुरा। नि एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव या फिर विशेष या फिर निषेध। भर एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ठीक या पूरा। बिन एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निषेध। कु या फिर क एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। सु अथवा स एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर सात। तो ये 10 हिंदी के उपसर्ग हैं। मूल रूप से 10 ही उपसर्ग हिंदी में पाए जाते हैं जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। एक बार नोट कर ले हिंदी में कुल कितने उपसर्ग हैं, तो 10 उपसर्ग हैं। कौन कौन से, तो देखिए अ, अध, उन, औ, दु, नि, भर, बिन, कु और सु। ये मुख्य रूप से 10 हिंदी के उपसर्ग हैं। इसी से आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अगर ज़रूरी लगे तो आप एक बार देख सकते हैं कौन कौन से उपसर्ग संस्कृत में पाए जाते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, अप, दुह, दुस, नि, निह, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, अन और सु, जिनके अर्थ आगे उसके सामने लिखा गया है। देख लीजिए संस्कृत में 22 कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं। यहाँ से आपके हिंदी में बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके कि संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या फिर कहीं देखने को ऐसा मिल जाए तो आप इसको सही कर सकते हैं। कौन कौन से उपसर्ग हैं आप देख लीजिए। अति का अर्थ होता है बाहुल्य या फिर अधिक या फिर उस पार। अधि का अर्थ होता है समीप या फिर ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अनु का अर्थ होता है पीछे या साथ या फिर समान। अप का अर्थ होता है दूर या हीनता या फिर विरुद्ध। अभि का अर्थ होता है ओर अथवा समीप्य। अव का अर्थ होता है दूर या फिर नीचे। आ का अर्थ होता है तक, कम या फिर इधर। उद का अर्थ होता है उद या फिर ऊपर या फिर उन्नति। अप का अर्थ होता है निकट, सहायक या फिर छोटा। दु का अर्थ होता है दूर, बुरा या फिर कठिन। दुस का अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। नी का अर्थ होता है नीचे या फिर भीतर। नी का अर्थ होता है बिना या फिर निस होता है, उसका भी अर्थ बिना होता है, फिर बाहर होता है, फिर निषेध होता है। जो अर्थ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। परा का अर्थ होता है पीछे या फिर उल्टा। परि का अर्थ होता है चारों ओर। प्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। इससे रिलेटेड जब आपके सामने उपसर्ग या प्रत्यय आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ कहाँ प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको कठिनाई हो रही होगी समझने में, थोड़ा सा लेवल आपका कठिन किया गया है। सभी उपसर्गों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए बी का अर्थ होता है बिना या फिर अलग। सम का अर्थ होता है पूर्ण या फिर अच्छी तरह, फिर यह संयोग। अन का अर्थ होता है नहीं या फिर बुरा। सु का अर्थ होता है अच्छा या फिर सुंदर या फिर सहज, जैसे सुंदर, स्वच्छ। उसका अर्थ यहाँ पे जब आएगा इससे रिलेटेड प्रश्न तब समझ में आएगा आपको। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 होती है। कौन कौन से, अल देख लीजिए कौन कौन सा है उर्दू में उपसर्ग। पहला अल है, अल का अर्थ होता है निश्चित। ऐन होता है, इसका अर्थ होता है ठीक या पूरा। कम एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन। खुश मतलब अच्छा या फिर शुभ। गैर मतलब भिन्न या फिर विरुद्ध। दर मतलब में। ना मतलब अभाव। फिल मतलब में, फी या फिर ब का एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अनुसार में या फिर से और। एक बद उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है अशुभ या फिर बुरा। एक बर उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है ऊपर या पर। बा मतलब साथ में, साथ या फिर अनुसार। बिल साथ में या फिर से या फिर में, जो भी अर्थ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, उसका अर्थ आगे दिया गया है। बे मतलब बिना। ला मतलब बिना या फिर निषेध या फिर अभाव। सर मतलब मुख्य या फिर श्रेष्ठ। हम
मतलब साथ या फिर समान, हर मतलब प्रत्येक। नोट देख लीजिए, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी की संख्या में लगभग 19 है। उर्दू फारसी में भी 19 उपसर्ग हैं आपके, और अरबी फारसी में भी 19 हैं, उर्दू में भी 19 उपसर्ग हैं। अगला टॉपिक होगा प्रत्यय, जो कि अगले दिन पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझने में कुछ परेशानी हुई होगी तो माफ़ी चाहेंगे। एक बार आप वीडियो रोक करके समझ लें, शब्दों से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी परिभाषाएं बताए गए हैं उससे रिलेटेड जब प्रश्न आपके सामने कल रखे जाएंगे तो सारे आपके परेशानियां दूर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं समझ सकते हैं इस बात को। अगर पहली बार हिंदी का सामना कर रहे होंगे तो शायद न समझ में आया हो कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, ऋण शब्द का किसे कहते हैं, ऋण शब्द किसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जब कल प्रश्न रखेंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8299549761 पे आप हमें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, ज़रूर आपकी परेशानी सॉल्व कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक प्रत्यय में, और फिर उसके बाद से इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।